हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 कंप्लीट किया है, विद्युत परिपथ को। इस पूरे चैप्टर के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था अपन ने किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या फिर किरचॉफ का पहला नियम, जिसको केसीएल भी कहा जाता है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था आपका केसीएल। इस लॉ के अकॉर्डिंग बोला था किसी भी जंक्शन या फिर संधि के ऊपर अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0, या फिर किसी भी संधि या फिर जंक्शन पर इनकमिंग करंट का वैल्यू आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है। इससे अपन ने बोला था कि समेशन आई इज इक्वल टू 0। समेशन आई इज इक्वल टू बोलो आप लोग, या फिर इसको इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। फिर इसके बाद में बात की थी अपन ने कि किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर किरचॉफ का धारा नियम किस सिद्धांत को फॉलो करता है। तो यहाँ पे बोल के चल रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका, केसीएल लॉ जो है वो आवेश संरक्षण चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था किरचॉफ्स सेकंड लॉ या फिर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टता नियम, जिसको डिनोट किया था अपन ने शॉर्ट में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल के अकॉर्डिंग बोला था अपन ने कि किसी भी बंद लूप में, क्लोज्ड लूप के अंदर करंट और उससे रिलेटेड रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम परिपथ के अंदर उपस्थित ईएमएफ के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। यहां से बोल के चले थे अपन, इन क्लोज्ड लूप किसी भी क्लोज्ड लूप के अंदर अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आई और आर के गुणनफल का अलजेब्रिक सम इक्वल टू कितना था, इस लूप के अंदर उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर था। यहां से बोल दिया था फॉर्मूला समेशन आई आर इज इक्वल टू समेशन ई। इंपॉर्टेंट अगर बात करें इसके अंदर क्वेश्चन में, तो इंपॉर्टेंट है आपका केवीएल लॉ किसको फॉलो करता है। केवीएल लॉ फॉलो करता है आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को फॉलो करता है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। केसीएल लॉ फॉलो करता है आवेश संरक्षण या फिर चार्ज कंजर्वेशन लॉ को, और केवीएल फॉलो करता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। फिर इस चैप्टर में बात की थी अपन ने केसीएल और केवीएल के बाद में व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर बात करें तो आप लोगों को बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसके अंदर टोटल 4 रेजिस्टेंस होते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर टोटल 4 रेजिस्टेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर टोटल कितने रेजिस्टेंस होते हैं, 4। और चारों रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था अपन ने एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज की चारों साइड के अकॉर्डिंग, और चारों साइड के अकॉर्डिंग कनेक्ट करके इसके एक डायगोनल विकिरण के अकॉर्डिंग जोड़ा था अपन ने गैल्वेनोमीटर और की K1, और दूसरे डायगोनल के अकॉर्डिंग जोड़ा था अपन ने एक बैटरी और की K2। इसको बोला था रेजिस्टेंस P, ये Q, ये R और ये S। P और Q जो है इन दोनों को बोला था अपन ने रेशियोनल एज या फिर आनुपातिक भुजाएं। R जो है वो आपका नोवन रेजिस्टेंस होता है, जिसको बोला था अपन ने ज्ञात प्रतिरोध, नोवन एज। और S जो है वो आपका अननोवन होता है, अननोवन या फिर अज्ञात प्रतिरोध, जिसका वैल्यू अपन को कैलकुलेट करना होता है।
व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर इसकी बैलेंसिंग कंडीशन के लिए बोला था कि चारों रेजिस्टेंस को इस टाइप से एडजस्ट करना है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो, गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन जो है वो आपका प्रोड्यूस ना हो। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा तो इसका मतलब करंट का वैल्यू कितना आएगा इसमें, जीरो। करंट का वैल्यू जैसे ही जीरो हो जाएगा तो बैलेंसिंग कंडीशन मिला था व्हीटस्टोन ब्रिज में P/Q = R/S। अगर P/Q = R/S हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई PS = QR, मतलब आमने सामने के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, आमने सामने के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इक्वल होना जरूरी है। अगर ये कंडीशन मिलती है तो इसका मतलब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, वरना नहीं है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर आप लोग ध्यान रखना कि गैल्वेनोमीटर की जो ब्रांच है इस ब्रांच के अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर की ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होता है और ब्रांच में अगर करंट फ्लो ना हो तो इस ब्रांच के अंदर रेजिस्टेंस आपका चाहे कितना भी हो, रेजिस्टेंस कितना भी हो उसको नेगलेक्ट मान के चलेंगे। फिर इसके बाद में बात की थी अपन ने कि व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद में आया था आपका मीटर ब्रिज, और मीटर ब्रिज के लिए अपन ने बोला था कि मीटर ब्रिज जो है उसकी हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। इसके बाद में आया था आपका मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में अपन ने बात की थी कि मीटर ब्रिज की हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। इसकी हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। मीटर ब्रिज जो है वो आपका व्हीटस्टोन, मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर कार्य करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि मीटर ब्रिज जो है उसको मीटर ब्रिज क्यों कहा जाता है, तो मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर 1 मीटर लॉन्ग वायर का यूज करते हैं, 1 मीटर लॉन्ग वायर का यूज करते हैं। और ये वायर किस मटेरियल का बना होता है, ये वायर जो है आपका बना होता है मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन मटेरियल का बना होता है। मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन मटेरियल का ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है आपका, लो, जिसको अपन क्या बोलें, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो होता है आपका वेरी लो, जिसको नेगलेक्ट भी मान सकते हैं। और इसका रेजिस्टिविटी कितना होता है, इसका रेजिस्टिविटी हाई होता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है इसका, हाई। प्रतिरोध ताप गुणांक वेरी लो और रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता जो है वो क्या होता है इसका, हाई होता है। फिर बाद में मीटर ब्रिज में अपन ने बोला था कि मीटर ब्रिज जो है उसकी हेल्प से अपन को क्या करना है, मीटर ब्रिज की हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो उसके लिए जॉकी को क्या करना पड़ेगा, अपन को स्लाइड करना पड़ेगा, और जॉकी को स्लाइड करके अपन को उस पॉइंट पर टच करना है जिस पर गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, जहां से बैलेंसिंग लेंथ की टर्म में अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया था आपका, अननोन रेजिस्टेंस S = 100 - L अपॉन में L और इंटू में कैपिटल R, जहाँ पर S अननोन रेजिस्टेंस है, R जो है वो आपका नोन रेजिस्टेंस है और L जो है वो है आपका बैलेंसिंग लेंथ है। फिर इसके बाद में बात की थी अपन ने कि मीटर ब्रिज जो है उसके सेंसिटिविटी, सुग्राहिता को इंक्रीज अगर करें तो क्या करना होगा, तो सुग्राहिता को इंक्रीज करने के लिए जो आपका बैलेंसिंग पॉइंट होता है उस बैलेंसिंग पॉइंट को हमेशा कहाँ पर मिलना चाहिए, वो आपका वायर के मिड पॉइंट के आसपास मिलना जरूरी है। बात करें अगर इसकी सावधानियों में दे रखा आपको मीटर ब्रिज की पहली सावधानी की इसके अंदर वायर जो है उस वायर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान होना आवश्यक है। फिर इसके बाद में जॉकी को वायर के ऊपर रगड़ के नहीं चलाएंगे, रगड़ के अगर चलाएंगे तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो सकता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर चेंज होएगा तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है।
फिर बाद में इस मीटर ब्रिज के अंदर ज़्यादा टाइम तक करंट फ्लो नहीं करेंगे। ज़्यादा टाइम तक करंट फ्लो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के हीटिंग इफेक्ट के कारण इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होएगा तो वायर गर्म होएगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज अगर हो गया तो इसका मतलब ये परफॉर्म नहीं करेगा। इसके बाद में अगर बात करें अपन कि मीटर ब्रिज के बाद में बात की थी अपन ने पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर के बारे में अगर बात करें, पोटेंशियोमीटर के लिए बात कर रहे हैं अपन, तो ये है आपका पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में बोला था कि अननोन ईएमएफ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी सर्किट में अननोन ईएमएफ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कैलकुलेट किया जा सकता है। बात करें कि पोटेंशियोमीटर जो है वो पोटेंशियोमीटर किसकी तरह वर्क करता है, तो पोटेंशियोमीटर वर्क करता है, ये करेगा आपका वर्क एज एन आइडियल वोल्टमीटर की तरह वर्क करता है, आदर्श वोल्टमीटर की भांति कार्य करता है। आइडियल वोल्टमीटर की भांति कार्य करता है, तो इसका मतलब पोटेंशियोमीटर जो है वो एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करेगा 100% प्योर। और बात करें कि 100% प्योर क्यों करता है, क्योंकि यह सर्किट से किसी भी प्रकार का करंट नहीं लेता है। सर्किट से अगर किसी भी प्रकार का करंट नहीं लेगा तो उस कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस कितना होता है आपका, इसका रेजिस्टेंस होता है पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस या फिर आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो होता है आपका इनफाइनाइट। कितना होता है? इनफाइनाइट। इसके अंदर भी वायर लेंगे मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन मटेरियल का, जिसका रेजिस्टिविटी क्या होता है आपका हाई और टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है आपका वेरी लो। बात की थी अपन ने पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के बारे में, तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल था आपका कि जिस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना है उस रेजिस्टेंस को कंपेयर करेंगे पोटेंशियोमीटर के वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्म पोटेंशियल डिफरेंस से। यूनिफॉर्म पोटेंशियल डिफरेंस से उसको कंपेयर करके अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। बैलेंसिंग लेंथ या फिर बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर अननोन ईएमएफ का वैल्यू जो है वो आपका वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्म पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात की थी अपन ने कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो पोटेंशियोमीटर वायर के यूनिट लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होता है। x = V/L। यहाँ से इसका यूनिट बोला था अपन ने, इसका यूनिट कितना होता है? वोल्ट पर मीटर। इसका यूनिट कितना होता है? वोल्ट पर मीटर। फिर इसके बाद में अपन ने बात की थी कि अगर आपका पोटेंशियोमीटर के सर्किट के अंदर प्राइमरी सर्किट में सेल का ईएमएफ ई है, ईपी है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस जो है वो आपका आर डैश है और पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। उस कंडीशन के अंदर x का वैल्यू कितना आया था आपका? x का वैल्यू आया था EP/में r प्लस आर डैश प्लस स्मॉल आर और इनटू में कैपिटल R/में L, जहाँ पर कैपिटल R क्या है आपका? पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस, L है उसका वायर का लेंथ। फिर इसके बाद में बात की थी अपन ने कि x का वैल्यू जो है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है आपका? x = I/ρ/A। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका I के, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल के, और x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका A के। कब? जब आपको r डैश और स्मॉल r का वैल्यू गिवन हो तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर r डैश और स्मॉल r का वैल्यू 0 गिवन हो तो x का वैल्यू रेजिस्टिविटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद में अगर बात करें कि इसके बाद में बात कर रहे हैं अपन की है आपका पोटेंशियोमीटर का, इसके बाद में पोटेंशियोमीटर का स्टैंडर्डाइजेशन अगर करें तो पोटेंशियोमीटर के स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर
बात करते हैं अपन स्टैंडर्ड सेल की। पोटेंशियोमीटर के स्टैंडर्डाइजेशन में बात करते हैं स्टैंडर्ड सेल की। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, इसके अंदर स्टैंडर्ड सेल का यूज करेंगे। और स्टैंडर्ड सेल कौन कौन सा है आपका? स्टैंडर्ड सेल है एक तो कौन सा, कैडमियम सेल, और एक होता है आपका डेनियल सेल। डेनियल सेल, कैडमियम सेल जो है उसका एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पोटेंशियल होता है 1.0186 वोल्ट, और डेनियल सेल का कितना होता है 1.08 वोल्ट। इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर के लिए किन किन सेलों का यूज करते हैं। तो कैडमियम और डेनियल स्टैंडर्ड सेल का यूज करेंगे। कैडमियम और डेनियल का 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 1.0186 वोल्ट और डेनियल सेल का 1.08 वोल्ट पोटेंशियल होता है। बात अगर करें कि इससे अपन को फॉर्मूला मिला था कि स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर क्या करना होता है कि ये एक प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से अपन पोटेंशियोमीटर वायर के पोटेंशियल ग्रेडियंट का एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करें। और एग्जैक्ट वैल्यू आया था आपका x = ES/L, x = ES/L। यहाँ से बोलेंगे कि एक बार अगर पोटेंशियोमीटर का स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया तो इसके प्राइमरी सर्किट को चेंज नहीं करेंगे, जो कुछ चेंजमेंट करना है वो सेकेंडरी सर्किट में करेंगे। बात अगर करें कि प्रिकॉशंस की, पोटेंशियोमीटर के प्रिकॉशंस में अपन बोलेंगे कि प्राइमरी सर्किट जो था आपका, उस प्राइमरी सर्किट में जो सेल लगा है उस सेल का EMF हमेशा सेकेंडरी सेल से अधिक होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपको बैलेंसिंग लेंथ या फिर बैलेंसिंग कंडीशन फाइंड नहीं होगी, और बैलेंसिंग कंडीशन फाइंड नहीं होगी तो अपन आगे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में बोल रहे हैं अपन कि जितने भी सेकेंडरी सेल में जितने भी EMF अपन ने कनेक्ट किए हैं या फिर सेल कनेक्ट किया है या फिर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कनेक्ट किया है, उन सब का हायर पोटेंशियल हमेशा पॉइंट ए से कनेक्ट करेंगे। बैलेंसिंग लेंथ को हमेशा पॉइंट ए से कैलकुलेट करेंगे। और फिर इसके बाद में बोलेंगे कि इसके ऊपर जोकी को रगड़ के नहीं चलाएंगे। जोकी को रगड़ के क्यों नहीं चलाएंगे? क्योंकि जोकी को अगर रगड़ के चलाएंगे तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो सकता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर चेंज होएगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, और रेजिस्टेंस अगर चेंज होएगा तो उस कंडीशन में इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो चेंज हो सकता है। ज़्यादा टाइम तक इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक करंट अगर फ्लो करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होएगा तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज होएगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो सकता है। इसके बाद में मैंने बात की थी कि पोटेंशियोमीटर जो है उसका, पोटेंशियोमीटर का स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर की बात की थी। इसके बाद में सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर में अपन ने बोला था कि एक स्मॉल EMF का वैल्यू पोटेंशियोमीटर कितनी आसानी से कैलकुलेट कर सकता है उसको सेंसिटिविटी कहा जाता है, सुग्राह्यता। अगर बात करें कि सुग्राह्यता जो है पोटेंशियोमीटर का वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट के। मतलब अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो तो इसकी सुग्राह्यता ज़्यादा होगी, और पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर ज़्यादा हो तो सुग्राह्यता क्या होगी? इसकी कम। यहाँ से अपन ने बोला था कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है x = V/L होता है। अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो x = L/V आएगा। x = L। इसका मतलब अगर बैलेंसिंग लेंथ अगर ज़्यादा है तो इसकी सुग्राह्यता ज़्यादा, बैलेंसिंग लेंथ अगर कम है तो इसकी सुग्राह्यता क्या रहेगी? कम। जहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है आपको कि पोटेंशियोमीटर का वायर जो है वो 10 मीटर लंबा क्यों लेते हैं, वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी सुग्राह्यता लंबाई पर डिपेंड करती है। लंबाई जितनी ज़्यादा रहेगी, बैलेंसिंग लेंथ जितना ज़्यादा रहेगा, उसकी सुग्राह्यता उतनी ही ज़्यादा होती है। अगर बात करें इसके बाद में कि इसके बाद में मैंने डिस्कस किया था पोटेंशियोमीटर जो है उसके एप्लीकेशन के बारे में, और पोटेंशियोमीटर के पहले एप्लीकेशन में बोला था अपन ने कि किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना। और इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया था r = L1 - L2
अपॉन में L2 और इनटू में कैपिटल R। यहाँ से स्मॉल r जो है वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है, कैपिटल R जो है वो आपका नॉन रेजिस्टेंस है। अगर बात करें अपन L1 की, तो L1 जो है वो आपका सेल के लिए, L1 जो है वो आपका सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ है, और L2 जो है वो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स से लिए गए नॉन रेजिस्टेंस के लिए बैलेंसिंग लेंथ है। फिर इसके बाद में दूसरी एप्लीकेशन की बात की थी कि किन्हीं दो सेलों के ईएमएफ का रेशियो फाइंड करना या फिर कंपैरिजन करना, और उससे फॉर्मूला मिला था E1/E2 = L1/L2। मतलब दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात उनके बैलेंसिंग लेंथ के अनुपात के इक्वल होता है। तीसरा एप्लीकेशन बोला था हमने कि तीसरी एप्लीकेशन में स्मॉल रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला मिला था आपको L2 - L1 अपॉन में L1 और इनटू में कैपिटल R, जहां पर स्मॉल r आपका स्मॉल रेजिस्टेंस है, कैपिटल R आपका नॉन रेजिस्टेंस है, L1 जो है वो आपका केवल कैपिटल R के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के लिए बैलेंसिंग लेंथ है, और L2 जो है वो आपका R और स्मॉल r दोनों के लिए, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के लिए बैलेंसिंग लेंथ है। इसके बाद में किया था आपने वोल्ट मीटर का कैलिब्रेशन, और वोल्ट मीटर के कैलिब्रेशन में एरर आया था आपका del V = V डैश, जहाँ पर V जो है वो है वोल्ट मीटर द्वारा लिया गया एररफुल रीडिंग है, और V डैश जो है वो आपका पोटेंशियोमीटर के द्वारा कैलकुलेट किया गया एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर इसके बाद में लास्ट अपन ने बात किया था इस चैप्टर में कि कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर, और जहाँ से अपन को एररफुल या फिर एरर इन करंट के अंदर एरर मिला था कितना I - I डैश, जहाँ पर I क्या है एमीटर द्वारा कैलकुलेट किया गया एररफुल करंट, और I डैश जो है वो है आपका एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट बाई पोटेंशियोमीटर। फिर इसके बाद में न्यूमेरिकल सोल्व किए थे अपन ने, आज अपन उन न्यूमेरिकल से आगे कैलकुलेट करेंगे। तीन न्यूमेरिकल के बाद में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका कि किसी व्हीटस्टोन ब्रिज की बैटरी और गैल्वेनोमीटर को रिप्लेस कर दिया जाए। गैल्वेनोमीटर और बैटरी को अगर रिप्लेस कर दे व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो नई बैलेंसिंग लेंथ या फिर नई बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगी। तो आप लोग ध्यान रखना है इसके अंदर कि अगर अपन बैटरी और केवल गैल्वेनोमीटर को एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे तो उस टाइम पर इसका बैलेंसिंग लेंथ बैलेंसिंग कंडीशन जो है वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन आपको कि फाइंड करना अपन को ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। कैलकुलेशन में दे रखा आपको, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक रेजिस्टेंस आपका ये है 8 ओम, फिर इसके बाद में ये पॉइंट गिवन आपको पॉइंट बी, ये रेजिस्टेंस आपको गिवन है 6 ओम, फिर बाद में यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको गिवन है 4 ओम, यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको गिवन है 3 ओम। ये कनेक्ट कर दिया। सर्किट में आपको गिवन है यहाँ पर ये 10 वोल्ट, ये गिवन आपको 10 वोल्ट, और इसको कनेक्ट कर दिया इधर, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है आपका इस साइड में। क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि इस सर्किट के अंदर ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। कैलकुलेट करना है VA माइनस VB का वैल्यू, VA माइनस VB का वैल्यू कैलकुलेट करना है। एक बार आप लोग देखो कि इसके अंदर 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड किसके अंदर होते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज में। और व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर अगर कनेक्ट है तो इसको इस टाइप से लिख लेते हैं अपन कि ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के 4 रेजिस्टेंस। इस पॉइंट को बोल रहा है बी, इस पॉइंट को बोल रहा है आपका ए। यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ पर भी कनेक्टेड है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको गिवन है 8 ओम, यहाँ पर 6 ओम, ये 4 ओम और ये 3 ओम, इस टाइप से गिवन है। अगर अपन बोले कि ये बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज है या फिर नहीं है, तो ये तो था आपका P, ये है Q, ये है R और ये है S। कैलकुलेट करें तो ये आएगा P/Q = R/S। P का वैल्यू कितना है 8, Q का वैल्यू 6, R का वैल्यू 4 और S का वैल्यू 3।
कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 आएगा, ये 4, मतलब 4/3 इज इक्वल टू 4/3। दोनों वैल्यू अगर एक दूसरे के इक्वल है तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर पॉइंट बी और पॉइंट ए दोनों समान विभव, समान पोटेंशियल के ऊपर वर्क करते हैं। और अगर इक्वल पोटेंशियल के ऊपर वर्क करेंगे तो उस कंडीशन में दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे VA इज इक्वल टू कितना आएगा, VB, और VA इज इक्वल टू VB अगर है तो VA माइनस VB का वैल्यू आएगा आपका 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0। इसके बाद में आपको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है एक सर्किट, ये है आपका एक सर्किट माइनस प्लस, यहाँ पर R1 का वैल्यू गिवन है 1 ओम और इसका EMF गिवन है 2 वोल्ट। फिर इसके बाद इधर कनेक्टेड है दूसरा सेल प्लस माइनस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको गिवन है 2 ओम और ये है 4 वोल्ट। फिर बाद में यहाँ से कनेक्टेड आपका एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू कितना है 5 ओम और करंट फ्लो रहा आपका कैपिटल I। करंट कितना फ्लो रहा है इसमें, कैपिटल I। इस कैपिटल I का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, कैपिटल I का वैल्यू इसमें कैलकुलेट करना है। तो किस टाइप से कर सकते हैं, किस टाइप से करेंगे अपन, आप लोग इसमें अभी तक केवल इतना ध्यान रखना कि कोई भी दो सेल एक दूसरे के सीरीज में हो, और एक दूसरे के सीरीज में किस टाइप से होएगा, जैसे ये बोल दिया कि एक सेल है आपका ये वाला जिसका EMF E1 है और इसके सीरीज में दूसरा सेल कनेक्टेड है तो इसको बोल दिया प्लस माइनस, इसका EMF E2 है। दो सेल सीरीज में कनेक्ट अगर है मतलब एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट हो तो दोनों का इक्विवेलेंट EMF कितना आएगा, E1 प्लस में E2, E1 प्लस में E2। अगर आपका किसी भी अगर सीरीज में कनेक्ट हो और दोनों सेलों का पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ और नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट हो, जैसे ये बोल रहा है आपको इस टाइप से, ये E2 है ये E1 है, दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल या फिर दोनों का नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट हो तो इक्विवेलेंट EMF कितना होगा, दोनों का डिफरेंस, दोनों का क्या आएगा, डिफरेंस, E2 माइनस E1 या फिर E1 माइनस E2 आएगा। यहाँ पे अगर देख के चले अपन तो दोनों का एक पॉजिटिव टर्मिनल, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल अगर कनेक्टेड है तो दोनों का इक्विवेलेंट EMF कितना होगा, तो दोनों का इक्विवेलेंट EMF होगा आपका E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E2 माइनस E1 या फिर E1 माइनस E2। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E इक्विवेलेंट कितना आएगा, E इक्विवेलेंट आएगा आपका E2 का वैल्यू, इसको E2 बोल दो, इसको E1 बोल दो। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट EMF। अगर बात करें कि इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस में एक तो है आपका रेजिस्टेंस 5 ओम, इसके सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, इसके सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 1 ओम। तो R इक्विवेलेंट अगर बोलेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 2 प्लस 5। सबको सीरीज में अगर कनेक्ट है तो सबको डायरेक्ट जोड़ दो, 1 प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 8 ओम। कैलकुलेट करना अपन को I का वैल्यू, I का वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो वी नो दैट I इज इक्वल टू V अपॉन R या फिर E अपॉन R इसको लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू अगर बोलें तो E की जगह बोल देंगे E इक्विवेलेंट और R की जगह बोल देंगे R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है 2 और R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है 8। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/4 या फिर 0.25 एम्पियर। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपका 0.25 एम्पियर आंसर आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको गिवन है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि विभव मापी विभवांतर मापने का ऐसा उपकरण है जिसका प्रभावी प्रतिरोध कितना होता है। बोल रहा आपको कि पोटेंशियोमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है।
पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस आप लोगों को बताया था कि पोटेंशियोमीटर बिहेव्स लाइक एन आइडियल वोल्टमीटर, और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है आपका इनफाइनाइट, तो पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस भी कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। इसके बाद में आपको गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किन क्वांटिटी को नहीं माप सकते हैं, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किन क्वांटिटी को नहीं माप सकते, तो गिवन है सेल का ईएमएफ ज्ञात कर सकते हैं, धारिता और स्वप्रेरकत्व ज्ञात नहीं कर सकते हैं, प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, और करंट का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। इसके बाद में नेक्स्ट गिवन आपको नेक्स्ट में बोल रहा है आपको कि इस सर्किट के अंदर नल डिफ्लेक्शन या फिर शून्य विक्षेप की स्थिति दर्शाई गई है। नल डिफ्लेक्शन आपको पहले से गिवन है, कैपिटल आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन गिवन आपको क्वेश्चन नंबर 9, और 9 के क्वेश्चन में गिवन है कि ये है आपका एक यहाँ पर रेजिस्टेंस गिवन आपको जिसका वैल्यू है 55 ओम। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस गिवन आपको अननोन रेजिस्टेंस कैपिटल आर जिसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और गैल्वेनोमीटर के बाद में ये कनेक्टेड है एक जोकी, ये जोकी गिवन है आपको कि ये कितना है, बैलेंसिंग लेंथ 20 सेंटीमीटर, बैलेंसिंग लेंथ कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर। अननोन रेजिस्टेंस कैपिटल आर का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, अननोन रेजिस्टेंस कैपिटल आर का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ से अगर बात करें तो ये आपका मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज का नल डिफ्लेक्शन कंडीशन आपको पहले से गिवन है, बैलेंसिंग कंडीशन आपको पहले से गिवन है कि इस पॉइंट के ऊपर ये बैलेंस हो रहा है, तो ये बैलेंसिंग लेंथ कितना हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। अगर ये बचेगा तो ये कितना बचेगा 80 सेंटीमीटर, कितना बचेगा 80 सेंटीमीटर। टोटल 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर में से ये 20 माइनस किया तो बच गया कितना 80 सेंटीमीटर। अब ये तो किसकी तरह काम करता है, ये तो काम करता है आपका आर की तरह, ये किसकी तरह काम करता है, अपन ने बोला था कि ये एस है। बैलेंसिंग लेंथ की अगर बात करें तो इस बैलेंसिंग लेंथ के लिए रेजिस्टेंस जो है वो काम किसका करेगा आपका पी की तरह, और इस बैलेंसिंग लेंथ के लिए रेजिस्टेंस काम करेगा आपका क्यू की तरह। अगर यहां से मान के चले अपन लेट पोटेंशियल ऑफ यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर, वायर का यूनिट लेंथ का पोटेंशियल कितना मान लिया अपन ने कि ये है आपका x। अगर यूनिट लेंथ का अगर x है तो p का वैल्यू कितना आएगा, p 20 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो यहाँ से बोल रहे हैं अपन p इक्वल टू हो जाएगा आपका x इंटू में 20, और q का वैल्यू अगर बोलेंगे तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा x इंटू में 80। वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे बोल रहे हैं अपन बैलेंसिंग कंडीशन के लिए, फॉर बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन के लिए पता है अपन को P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। या तो इसको ऐसे सोल्व करो या फिर आप लोग बोलो अननोन रेजिस्टेंस इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन में L इंटू में कैपिटल R। जो भी आप लोग फॉर्मूला लगाओ उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इससे कैलकुलेट करें तो आंसर आएगा आपका x इंटू में 20, Q का वैल्यू है आपका x इंटू में 80 इक्वल टू R का, R की जगह है आपका 55 और S की जगह आपका कैपिटल R। ये x से x कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 4, ये आ जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R का वैल्यू कितना आएगा, R का वैल्यू आएगा आपका 220 ओम। इसी क्वेश्चन को अगर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो इस फॉर्मूले में अननोन रेजिस्टेंस आपका S है, तो S R है, ये फाइंड करना है तो ये R इक्वल टू 100, तो ये 100 माइनस में L की अगर बात करें तो आपका है 20 अपॉन में 20 और इनटू में R की बात करें तो R की जगह गिवन है आपको 55। इसको भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 80 अपॉन 20 इंटू में 55, ये इससे कैंसिल किया, ये हो गया आपका 220 वोल्ट। इस टाइप से
दोनों टाइप से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करो या फिर इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन आपको कि पोटेंशियोमीटर वायर जो है उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट किस टाइप का होता है। पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो वेरी लो या फिर अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल मानते हैं अपन, कम नहीं बोलेंगे, इसके अंदर नगण्य बोल के चलेंगे, नेग्लिजिबल